नमस्कार स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं और उम्मीद है कि आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। इसीलिए आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, जो कि 20 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 वाले टाइम जोन में हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, ग्रामर को आपने किस तरह से तैयार करना है, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर कैसे फोकस करना है, यही सब समझाने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर्स को लेकर आता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मतलब ये वीडियो इन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तो है ही, ये है एक तरीका, एक अप्रोच, एक मेथड जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को किस तरह से लेकर चलें। आने वाले एग्जाम्स के लिए जिनकी तैयारी है तो अच्छी बात है, जिनकी तैयारी नहीं है वो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, वो भी किस तरह से अपनी तैयारी को लेके चले, वोकैब को कैसे समझें, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को कैसे तैयार करें, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ में आना चाहिए, सिंटेक्स समझ में आना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है, किस मीनिंग का वर्ड यहाँ पर आएगा। आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउअडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन, फिर उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद लेटर्स बाय हैंड। देखिए यहाँ पर ये जो इन है ये प्रीपोजिशन लगी हुई है। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ड होगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, यहाँ प्रोनाउन का तो स्कोप है नहीं, तो यहाँ पर नाउन ही होगा। अच्छा, जितने भी चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर आप प्रीपोजिशन के बाद लगाएंगे तो वो क्या है, जीरेंड है। एक्चुअली में हमें इन प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन हमारे पास थी वर्ब, तो वर्ब को नाउन के फंक्शन में लाने के लिए हमें उसे जीरेंड बनाना पड़ा, क्योंकि जीरेंड टिपिकली नाउन के फंक्शन में होती वो वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब उनको कहा जाता है, लेकिन वो उनका फंक्शन नाउन का होता है। तो यहाँ पर मीनिंग के आधार पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी वर्ब आएगी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता हो, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा, लेटर्स। एक ऐसी वर्ब जो अपने मीनिंग के आधार पर, जो अपनी मीनिंग के बेस पर ट्रांजिटिव हो और अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लेटर्स को ले सके, और वो वर्ब है राइटिंग। लेटर को राइट ही तो क्या आता है, वो राइटिंग नहीं, रेटिंग नहीं, राइटिंग। इनके मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगा, आसान से वर्ड है। यहां पर तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। राइटिंग का क्या मतलब है, देखिए राइट, RIGHT, राइट पहली बात तो वर्ब होती नहीं है, तो ये तो ऑप्शन तो वैसे ही गलत था। राइट वर्ब नहीं होती है, राइट नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। एडवर्ब भी एडवर्ब का फंक्शन में भी राइट वर्ड को यूज किया जा सकता है। राइट जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, वो चीजें या वो प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने या स्टेट ने उसके सिटीजन के लिए, उसके रेजिडेंट्स जो भी है वहां पर रेजिडेंट्स रहते हैं उनके लिए लिख दिए हैं, या उनको कह दिया है कि ये आपके है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, उनको कहते हैं राइट। एडजेक्टिव, राइट का राइट जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है करेक्ट, जब एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है इन अ करेक्ट वे, इन अ करेक्ट वे, या वेल, ये करेक्टली। राइट से एक और एडवर्ब बन जाता है राइटली। अच्छा, राइटली में और राइट में, राइट जब खुद एडवर्ब के फंक्शन में होता है तो उसका मतलब होता है वेल या करेक्टली। मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं तो अगर आपने वो अच्छे तरह से किया है, अच्छे मैनर में किया है, तो उसी मैनर को रिफर करने के लिए राइट को एडवर्ब के फंक्शन में ले आ सकता है। राइट से जब राइटली बनता है तो ये भी एक मैनर को ही रिफर करता है, लेकिन यहाँ पर मोरालिटी आ जाती है, इन अ मोरली करेक्ट वे। यहाँ पे मोरालिटी की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर कोई भी चीज आपने जिस तरह से अच्छे तरीके से की जानी थी आपने कर दी,
तो यहाँ पर राइट को लगाया, अगर आप मोरालिटी पर फोकस कर रहे हैं तो राइटली को लगाए। अच्छा, एक राइट और सुना होगा आपने डायरेक्शन के सेंस में, ये लेफ्ट है और ये है राइट। इस सिचुएशन में भी राइट नाउन हो जाता है, तो वर्ब तो ये होता ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये गलत लिखा हुआ था। फिर एक वर्ड आता है रेटिंग, रेट, RAT। देखिए रेट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कॉस्ट या प्राइस। इसका कितना रेट है भैया, ये टी शर्ट कितने में खरीदी है, क्या रेट है इसका, कॉस्ट या प्राइस को रिफर करता है, कॉस्ट को या फिर प्राइस को, या फिर किसी का लेवल हो स्टैंडर्ड हो, उसको रिफर कर देगा। रेट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू जज द वैल्यू और कैरेक्टर ऑफ समथिंग और समवन, किसी पर्सन का या किसी थिंग की का वैल्यू या उसका कैरेक्टर जज करना। इस मूवी की कितनी रेटिंग है, इस मूवी की है 5.6 रेटिंग IMDb के अनुसार। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू को जज कर रहे हैं किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो रेट जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है टू जज द वैल्यू, टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो यहां पर हम लेटर्स की वैल्यू को तो जज नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। राइटिंग, RIOT, राइट का मतलब क्या होता है, कभी ना कभी आपने इस वर्ड को सुना होगा, हमारे गांव में इसको कह देते हैं दंगे। ये कुछ लोग हैं जो सरकार की या किसी पॉलिसी की वजह से भड़के हुए हैं और सड़कों पर उतरकर इस तरह से दंगे कर रहे हैं, इन्हीं कहा जाता है राइट। नाउन भी हो जाएगा और वर्ब भी हो जाएगा। टू टेक पार्ट इन राइट वर्ब के फंक्शन में भी आ जाएगा। और इमेजेस में आपको दिखा देता हूं, यहां पर भी ये कुछ लोग हैं जिनको कंट्रोल में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, राइट। ये भी कुछ लोग हैं जहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, किसी राज्य के, भारत के ही लग रहे हैं, भारत के ही किसी राज्य के दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या चल रहा है, राइट। इनको सबको जब राइट हो जाते हैं तो पुलिस को या किसी आर्मी या किसी डिफेंस यूनिट को बुलाया जाता है। राइट का मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिखाने की कोशिश करूं, डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो राइट का मतलब हो जाएगा noisy, uncontrolled public disturbance, violent, violence भी हो सकता है, violent, a violent, noisy and uncontrolled public disturbance, public disturbance, disturbance यानी कि डिसऑर्डर, पब्लिक डिसऑर्डर, जो नॉइजी हो, वॉयलेंट हो और अनकंट्रोल्ड हो। तो इन चारों शब्दों में से राइटिंग वर्ड को, फर्स्ट ऑप्शन को लिखा जाना था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वॉयलेंट वर्ड का एंटोनियम बताना। वॉयलेंट का मतलब क्या है, वॉयलेंट का मतलब कुछ भी ऐसा जो कि फिजिकल अटैक कर सकता हो। यूजिंग फोर्स, यूजिंग फिजिकल फोर्स, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू अटैक, किसी पर अटैक करने के लिए फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिजिकल फोर्स से क्या मतलब है, हाथ से किसी को मार दिया, डंडे से किसी को मार दिया। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा माइंड सेट, कोई भी ऐसा एटीट्यूड जिसमें फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके किसी को अटैक करने की बात की जा रही है, उसको वॉयलेंट कह सकते हैं। तो वॉयलेंट का एंटोनियम हमें बताना। देखिए पूरा सेंटेंस हमें पढ़ना भी नहीं होता, हमें सिर्फ इस वर्ड को देखना होता है, इसका सिनोनियम और एंटोनियम बताना है, उसी वर्ड पर फोकस करना है जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। अगर मुझे इसका मीनिंग पता है और मुझे इन चारों शब्दों की मीनिंग पता है तो मैं आसानी से सिनोनियम और एंटोनियम बता के आगे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, या फिर मुझे ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले 2 या 3 वर्ड दे दिए, तब मैं इस वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग को, मतलब इसका मीनिंग मुझे पता है लेकिन इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का एक्यूरेट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उस मीनिंग के हिसाब से कौन सा वाला वर्ड इसका सिनोनियम एंटोनियम होना चाहिए, इस सिचुएशन में मुझे इस सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है।
वरना आप अंडरलाइन वर्ड को देखें, इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो उसका सिनोनियम एंटोनियम यहां से देख कर लगा दें। तो वॉयलेंट का मतलब है यूजिंग फिजिकल फोर्स टू अटैक, या फिर वॉयलेंट का मतलब हो सकता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। हालांकि यूजुअल मीनिंग तो ये है, कहीं कहीं इस मीनिंग में भी वॉयलेंट आ जाता है। तो जेंटल का मतलब क्या है? जेंटल का मतलब है काम, काम, काइंड या फिर सॉफ्ट। किसी पर्सन को रिफर करने के लिए हम जेंटल को रिफर करते हैं जेंटल मैन, तो हम क्या कहते हैं? काम, काइंड या सॉफ्ट मैन। या फिर जेंटल का मतलब हो सकता है नॉट वॉयलेंट, सीवियर और स्ट्रॉन्ग। तो जेंटल वॉयलेंट वर्ड का डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है क्रेजी। ठीक है, क्रेजी बना है क्रेज से। रूट वर्ड को अगर आप ढूंढ लेंगे ना तो सब क्लियर हो जाता है। क्रेजी बना है क्रेज से। क्रेज का मतलब क्या है? क्रेज का मतलब है कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा स्टाइल, कोई भी ऐसा एटीट्यूड जो कि बहुत पॉपुलर हो, थोड़े समय के लिए ही हो चाहे, लेकिन बहुत पॉपुलर हो, उसको कहते हैं क्रेज। आजकल तो इस चीज का क्रेज चल रहा है, आजकल तो ये वाला क्रेज चल रहा है, लोग ऐसा करते हैं, तो उस फैशन को क्रेज कहा जाता है। क्रेज नाउन, क्रेज का मतलब है स्टाइल, एक्टिविटी, बिहेवियर, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, थिंग हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हो, उसको भी क्रेज कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब यहीं से देखिए आप, क्रेजी का मतलब निकल के आ जाएगा। क्रेजी का मतलब यहीं से निकल के आ जाएगा, क्रेजी। क्रेजी का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी स्टाइल के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, थिंग के लिए, बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा पैसिनेट हो, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, ये तो मुझे करना ही है, उस पर्सन को कह देंगे क्रेजी। क्रेजी का मतलब हो गया एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट फॉर समथिंग या अबाउट समथिंग। या फिर क्रेजी का मतलब हो जाएगा, पहला मीनिंग ये हो गया, दूसरा मीनिंग हो सकता है क्रेजी का इसी थीम में, जो स्टूपिड हो, अनरीजनेबल हो, फुलिश हो, किसी चीज को फॉलो कर रहा हो और स्टूपिड वे में, ना जानता हो क्यों कर रहा है फिर भी फॉलो किया जा रहा है बेवकूफों की तरह, तो क्रेजी का मीनिंग यहां भी चला जाता है, स्टूपिड, फुलिश और अनरीजनेबल। एक और मीनिंग क्रेजी का निकल के आ जाता है, वो तो मेंटली इल। कोई पर्सन है अगर वो मेंटली इल है, बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा है, दिमाग से बीमार है, तो उसको भी क्रेजी कह सकते हैं। क्रेजी का मतलब हो जाएगा मेंटली इल और इनसेन। जब एक वर्ड को अलग अलग डोमेन में, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाने लगता है तो मीनिंग उनके डेवलप होने लगते हैं। क्रेजी का जो सबसे बेसिक मीनिंग है वो यही है, लेकिन धीरे धीरे जब क्रेजी को अलग अलग डोमेन, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता रहा होगा तो 100, 200, 50 साल में ये वाले मीनिंग भी डेवलप हो गए होंगे। अब एसएससी ने इस वाले मीनिंग को छोड़ दिया, इसको छेड़ दिया, अगर आपसे ये वाला कहीं पर पूछ लिया तो फंस जाओगे। इसलिए ठीक है, आपके पास लिमिटेड समय होता है, लेकिन इतना कम समय भी नहीं है कि आप ठीक से तैयारी ना कर सकें। अगर आप शॉर्टकट लेंगे, चीजों को एस्केप करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो समस्या आपकी बार बार आपके सामने आएगी। कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर करने के लिए आपको चीजों को 2 बार, 3 बार, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब भी तो समय ज्यादा लगेगा। फिर एक वर्ड है अग्रेसिव। अग्रेसिव बना है एग्रेस से। क्या बताया मैंने? इसको मैं रेस करता हूं।
अग्रेसिव बना है अग्रेस से, अग्रेस, और एग्रेस बना है अग्रेडी से। एक वर्ड है AGGREDI, और ये इंग्लिश भाषा का नहीं, लैटिन भाषा का शब्द है। मैं यहां लिखवा देता हूं, AGGREDI लैटिन भाषा का शब्द है। इस लैटिन भाषा के शब्द मैं लिखवा देता हूं लैटिन, अभी आप इंग्लिश में याद कर लो। ये जो AG है इसका मतलब है टुवर्ड्स, और इसका मतलब है ग्रेडी। ये जो ग्रेडी लगा हुआ है सफिक्स, इस ग्रेडी का मतलब है टू स्टेप और वॉक, कदम रखना या वॉक करना। तो अग्रेडी का मतलब क्या हो गया, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, अग्रेडी का मतलब हो गया किसी पर्सन के या किसी थिंग के टुवर्ड्स वॉक करना। टू स्टेप और वॉक टुवर्ड्स समवन और समथिंग। ये अब जब आप किसी पर्सन के या किसी थिंग के टुवर्ड्स वॉक करोगे तो आप या तो उसको अटैक करने के लिए वॉक कर रहे हो या फिर उसको अप्रोच करने के लिए। आपको उससे कुछ कहना है, उससे कुछ पूछना है, या कोई भी काम है उसको अप्रोच करना है या फिर उसको अटैक करना है। इन दो रीजन से ही तो आप उसके टुवर्ड्स वॉक करोगे, उसकी डायरेक्शन में वॉक करोगे या स्टेप करोगे। तो यहां से अग्रेडी वर्ड से, अग्रेडी लैटिन भाषा का शब्द है, इस अग्रेडी वर्ड से निकल के आ जाता है इंग्लिश में एक वर्ड अग्रेस, और अग्रेस का मीनिंग धीरे धीरे डेवलप होके हो गया टू अटैक। इस अग्रेस से बना है आपका वर्ड अग्रेसिव, AGGRESSIV, अग्रेसिव। अच्छा, ये जो वर्ड है अग्रेस, ये हो गया रेयर, इसका अब यूज मिलेगा नहीं। हाँ, 400-500 साल पुरानी किताब आपके कोई हाथ लग जाए, लाइब्रेरी से निकाल लाओ, पढ़ो, तो शायद उसमें कहीं लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन अब ये यूसेज में नहीं है, रेयर हो गया। ये एसएससी आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन आपसे पूछा गया है अग्रेसिव के बारे में। अग्रेसिव क्या है, अग्रेसिव एडजेक्टिव, अग्रेसिव बना है। अग्रेसिव का मतलब हो गया शोइंग एंगर एंड विलिंगनेस टू अटैक अदर पीपल। भाई अग्रेस का मतलब क्या बताया मैंने, अग्रेस का मतलब डेवलप हो गया है टू अटैक। तो अग्रेसिव का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो अटैक करने वाला हो, जिसमें अटैक करने की विलिंगनेस हो। शोइंग एंगर एंड विलिंगनेस टू अटैक अदर्स, ये हो गया अग्रेसिव का मतलब। इसी से एक वर्ड बन जाता है अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब क्या है, अग्रेशन का मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी स्पीच, कोई भी ऐसा माइंडसेट, एटीट्यूड, विलिंगनेस जिसमें आप गुस्से में हो और किसी को अटैक करने वाले हो, या अटैक करने के इंटेंशन रखते हो, विलिंगनेस रखते हो, उन सबको क्या कह दिया जाएगा, अग्रेशन कह दिया जाएगा। अग्रेशन क्या है, नाउन हो गया। अच्छा, मैं यहीं पर थोड़ी ना रुकने वाला हूं, मैं यहां मान जाता तो लोग मुझे लंबे लेक्चर बता, मेरे लेक्चर्स को लंबे लेक्चर्स बता के मेरी आलोचना थोड़ी करते। जिस तरह से आपको अग्रेस बनाओ, जिस तरह से मैंने बताया कि एक वर्ड बन जाता है अग्रेस, उसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलते होंगे इंग्लिश में। मिलता होगा आपको, अग्रेशन हो गया, अग्रेसिव हो गया, प्रोग्रेस, रिग्रेस, कांग्रेस, डिग्रेस, ट्रांसग्रेस, इग्रेस, इनग्रेस, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो इसी तरह के सफिक्स के साथ बने हैं। देख लेते हैं। प्रीफिक्स, अग्रेशन और अग्रेसिव का समझ में आ गया। प्रोग्रेस का जो प्रो है, ये जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब है फॉरवर्ड, और ग्रेस का मतलब है टू स्टेप या वॉक। ये तो मैंने अभी बताया ही था आपको। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टेप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेप करना या वॉक करना। ये तो क्या फिजिकल सेंस में। मेटाफोरिकल सेंस में भी अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं,
एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस का मतलब हो जाता है आपसे इंप्रूवमेंट या एडवांसमेंट, या प्रोग्रेस का मतलब हो जाएगा टू इंप्रूव या टू एडवांस। यहां पे नाउन को लिखा गया है, इंप्रूवमेंट या एडवांसमेंट। उसी प्रकार से रिग्रेस, रिग्रेस का जो री है वो रिफर करता है बैक को, और ग्रेस का मतलब है टू वॉक, यानी कि बैक को वॉक करना, बैक साइड, पीछे की डायरेक्शन में वॉक करना। तो रिग्रेस का मतलब फिजिकल साइंस में हो जाएगा पीछे की डायरेक्शन में मूव करना, लेकिन मेटाफोरिकल डायरेक्शन में प्रोग्रेस का अपोजिट। जहां पर आप इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे थे, आप यहां पर एक वर्स स्टेट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि टू स्टेप बैकवर्ड या फिर रिटर्न टू ए वर्स स्टेट। फॉरवर्ड स्टेट की तरफ न जाके बैकवर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, मेटाफोरिकल सेंस में, फिजिकल सेंस में। उसी प्रकार से कांग्रेस, कांग्रेस में जो कौन है इसका मतलब है टुगेदर, ग्रेस का मतलब आप समझते ही। तो कांग्रेस का जो लिटरल मीनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए टू स्टेप टुगेदर, आप किसी के साथ मिलकर चल रहे हैं। और इसका मेटाफोरिकल सेंस में साथ मिलकर चलने को मेटाफोरिकल सेंस में किसी फॉर्मल मीटिंग से, असेंबली से रिफर किया जा सकता है। जब भी कोई मीटिंग की जाती है, जब भी कोई असेंबली लगाई जाती है, जैसे कि पार्लियामेंट में होती है या कुछ लोगों की असेंबली हो सकती है, उस असेंबली का मतलब क्या होता है, हमें साथ मिलकर इस इशू पे बात करनी है, उसे ही तो कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस नाउन के फंक्शन में भी यूज होता है, मीनिंग के फंक्शन में, वर्ब के मीनिंग में भी। वर्ब के मीनिंग में तो अब इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, नाउन के फंक्शन में इस वर्ड को यूज किया जाता है। डिग्रेस, डिग्रेस का जो डी है इसका मतलब है अपार्ट, अपार्ट मतलब किसी से अलग होना। तो डिग्रेस का मतलब हो जाएगा टू स्टेप अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस टॉपिक से आप अलग हो गए, उस टॉपिक से अलग को वॉक कर गए। वॉक मतलब मेटाफोरिकल सेंस में, फिजिकल सेंस में नहीं, ये डिग्रेस का मतलब हो जाता है। उसी प्रकार से ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस में जो ट्रांस है ये रिफर करता है अक्रॉस को। अक्रॉस मतलब वन, किसी भी अगर कोई एरिया है, कोई रीजन है, तो उसकी वन साइड से दूसरी साइड, या फिर कोई टॉपिक है, कोई डिस्कशन चल रहा है, उस एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को, दूसरे टॉपिक में पहुंच जाना। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है टू स्टेप अक्रॉस अ बाउंड्री। यहां पर अगर कोई बाउंड्री है तो उस बाउंड्री से दूसरी तरफ चले जाना, ट्रांसग्रेस कर जाना, या फिर किसी रूल को तोड़ देना, लॉ को ब्रेक कर देना। इग्रेस, इग्रेस का जो ई है ये रिफर करता है आउट को, और ये ई आपको इमिशन में भी मिलेगा, इमिशन जैसे वर्ड में लगा हुआ मिलेगा। तो इग्रेस का मतलब है बाहर की तरफ को मूव कर जाना, एग्जिट को रिफर करेगा। उसी प्रकार से इनग्रेस है, इनग्रेस का मतलब है इन, इनटू, अंदर चले जाना, यानी कि ये एंट्री को रिफर करेगा। ये सारे वर्ड आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि रूट वर्ड को अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत आसान हो जाएगी इंग्लिश, इंग्लिश की वोकैबुलरी। फिर एक वर्ड है सैवेज, सैवेज एडजेक्टिव। सैवेज का मतलब है एक्सट्रीमली वॉयलेंट, एक्सट्रीमली वॉयलेंट, वाइल्ड और फ्राइटनिंग। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक सेंटेंस यहां पर दिया गया है, उस सेंटेंस में कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, हमें वो ऑप्शन बताना है जहां पर स्पेलिंग सही लिखी है। सबसे पहले देख लेते हैं कहां स्पेलिंग की मिस्टेक दी है। मिलियनेयर्स तो सही लिखा है, लग्जूरियस गलत लिखा है, LUXURIOUS, ओ को मिस कर दिया। मिलेनियर यहां पर सही लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, यहां पर भी लग्जूरियस गलत है। मिलेनियर सही लिखा है, लग्जूरियस भी सही लिखा है, यही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी 2 सेकंड लगेंगे, तीसरा चौथा भी। यहां पर मिलेनियर गलत कर दिया, यहां पर भी मिलेनियर गलत कर दिया, तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ये तो आपको शब्दों की स्पेलिंग तो भैया ये तो स्टूडेंट का काम है। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, हमें वो सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ABCD 4 ऑप्शन दिया है। टुडे इज 6th डे। देखिए ये जो डे नाउन है इसको
मॉडिफाई करने के लिए, सॉरी, डिटरमाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने का काम करते हैं एडजेक्टिव, डिटरमाइन करने का काम करते हैं डिटरमिनर। बट फंक्शनली मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ही फंक्शन में होते हैं, सिमिलर रैंक के वर्ड है, सिमिलर लेवल पे आते हैं, एक बराबर औकात के वर्ड है इंग्लिश में, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच एक बराबर औकात की है, तो इसलिए कई बार डिटरमिनर को मॉडिफायर और मॉडिफायर को डिटरमिनर बोल दिया जाता है। लेकिन अगर सही से मैं कहूं तो सिक्स यहाँ पर क्या है, डिटरमिनर है, जो कि डिटरमाइन कर रहा है इस डे के ऑर्डर को, ऑर्डिनल नेचर का है। देखिए जो नंबर है वो दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया 6। अब कार्डिनल नंबर यूज किया जाता है किसी की अमाउंट यानी कि क्वांटिटी बताने के लिए कि कोई चीज कितनी है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 6 बॉयज, यानी कि 6 लड़के हैं, 6 बॉयज। लेकिन ऑर्डिनल नेचर के जो डिटरमिनर है वो ये नहीं बताते कि कोई चीज कितनी है अमाउंट में, संख्या में, वो बताते हैं कि कोई चीज कहां पर है, ऑर्डर में, सीक्वेंस में। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 6 बॉय, तो मैं एक ही लड़के की बात कर रहा हूं, लेकिन वो लड़का छठी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6, ये है 6 पोजीशन। अब 6 लगा के 6 डिटरमिनर को इस डाउन से पहले लगाकर हमने इस नाउन की पोजीशन को, इसके ऑर्डर को डेफिनेट सेंस दे दिया। जैसे ही मैं बोलूंगा 6 बॉय, सुनने वाले को पता चल जाएगा कि इस वाले लड़के की बात चल रही है, क्योंकि 6 लगाकर हमने इस नाउन को, बॉय को एक डेफिनेट सेंस दे दिया, हमने इसके ऑर्डर को, सीक्वेंस को डेफिनेट कर दिया। तो हमें इससे पहले लगाना चाहिए द आर्टिकल, क्योंकि अब तो डेफिनेट बॉय हो गया ना, तो यहां इससे पहले द आर्टिकल को मिस कर रखा है। देखो कहां लगा है, यहाँ तो आर्टिकल लगा है, जो भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में लगा है, डी में भी नहीं लगा। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से पता, इतना ही समझ में आ गया तो पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, और सी है थर्ड ऑप्शन में। आप इस चीज को भी ध्यान रखें, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बी को दिया गया है ये वाला, और सेकंड ऑप्शन में डी को दिया गया है। तो कौन से वाले स्टेटमेंट को कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है, इस चीज का भी ध्यान रखें। यहां पर भी वो आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाए। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। देखिए वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, ये समझाने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। इमेज के द्वारा मैं चीजें बहुत अच्छे से समझा पाता हूं। ये आपके सामने एक इमेज है जिसमें 3 खाली गिलास रखे हुए हैं, और खाली मतलब 3 ऐसे गिलास रखे हुए जो आधे खाली है आधे भरे, खाली तो नहीं है, आधे खाली है आधे भरे हुए हैं। इसके पीछे लड़की है। अब इस वाले गिलास पर हम फोकस करेंगे तो ये वाला गिलास भी आधा खाली है आधा भरा है, लेकिन इस लड़की का फोकस है इस भरे हुए, इस गिलास के आधे भरे हुए होने पर। ये क्या कह रही है, द ग्लास इज हाफ फुल, और ये कह के ये खुश है। इस लड़की का फोकस है गिलास के आधे भरे होने पर, और इस वजह से खुश भी है। खुश इसलिए क्योंकि ये इसके फेवर में है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे फेवर में है। तो वो इंसान जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट में, एक्टिविटी में, प्रोसेस में पॉजिटिव साइड पर फोकस करता है, फेवरेबल साइड पर फोकस करता है, फेवरेबल एस्पेक्ट पर, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है, और एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जो भी होगा उसके फेवर में होगा, फेवरेबल रिजल्ट आएंगे, उस पर्सन को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ऐसा एटीट्यूड, ऐसा माइंडसेट कहा जाता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म। अब आप इस लड़की को देखिए, ये लड़की ये सोच के दुखी है कि गिलास आधा खाली है, रवा भी है आधा, लेकिन आधे भरे हुए होने को इसने इग्नोर कर दिया। इसका फोकस है आधे खाली होने पर। तो ऐसा इंसान जो किसी भी सिचुएशन के नेगेटिव साइड पर फोकस करे और अनयूजुअल, अनफेवरेबल रिजल्ट को एक्सपेक्ट करे कि यार तो आधा खाली, अब तो बहुत बुरा होगा,
ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो दिक्कत हो गई। ऐसे पर्सन को कहा जाता है पैसिमिस्ट, और ऐसा माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड कहा जाता है पैसिमिज्म। और यहां पर आप इस पर्सन को देखिए, ये ना खुश है ना दुखी है, क्योंकि ये जानती है रियलिटी कि रियलिटी में गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। भरे हुए है, इतनी प्यास बुझा लूंगी और फिर आगे जो है और जरूरत पड़ेगी तो कुछ अरेंजमेंट करने होंगे। ये रियलिटी को जानती है। द ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी एंड इट इज ऑल राइट। ठीक है, इट्स ओके, आधा खाली है आधा भरा हुआ है, अभी मेरा काम चल जाएगा, आगे मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे पर्सन को कहते हैं रियलिस्ट, जो रियलिटी को जानता हो, जो रियलिटी में बिलीव करता हो। और ऐसा सोचना, ऐसा माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड कहा जाता है रियलिज्म। ये रियलिज्म का जनरल मीनिंग है। हालांकि रियलिज्म को फिलोसफी में, आर्ट में और भी कई जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन रियलिज्म का जनरल मीनिंग यही है, जो रियलिटी को मानता हो, जो रियलिटी को जानता हो, जो रियलिटी में बिलीव करता हो। अब इनको डिफाइन करने की जरूरत है क्या, लिखाने की जरूरत है कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है, पैसिमिज्म क्या होता है? इमेज के द्वारा आप समझ गए। लिखवाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ऑप्टिमिज्म के आगे लिख लो द माइंडसेट और एटीट्यूड ऑफ फोकसिंग ऑन पॉजिटिव साइड एंड एक्सपेक्टिंग फेवरेबल रिजल्ट्स इन फ्यूचर। ये ऑप्टिमिज्म के सामने लिख लो। पैसिमिज्म के सामने भी लिख लो द माइंडसेट और एटीट्यूड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन एंड एक्सपेक्टिंग अनयूजुअल अनफेवरेबल रिजल्ट्स। तो ये पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट तो हो गए, इनको तो डिफाइन कर दिया हमने। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा पैसिमिस्ट। रेसिस्ट क्या होता है, एक्टिविस्ट क्या होता है? ठीक है, रेसिस्ट बना है रेस से, RACE। एक तो रेस यही होती है, एक तरह का कंपटीशन होता है जिसमें लोग भाग रहे होते हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए। ये एक रेस चल रही है जिसमें 3 और भी बहुत सारे होंगे, इस फोटो में 3 ही आ पाए हैं। ये वुमेन्स रेस है, यहाँ पर वुमेन रन कर रही है, कंपटीशन में पार्ट ले रही है। ये हॉर्स रेस है, ये कार रेस है। एक रेस तो यही हो गई। इसके अलावा एक रेस और भी, और गांव में हमारे इसको कह देते हैं नस्ल। इस रेस का मतलब है नस्ल। अच्छा, इस रेस को डिफाइन कैसे करेंगे? इस रेस का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रुप, लोगों का ऐसा ग्रुप जिसमें लोगों को उनके फिजिकल या सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कैटेगराइज कर दिया गया हो। ये काले काले वाले एक साथ, और ऐसे गोरे वाले एक साथ, ये ऐसे जिनके ब्राउन हेयर है उनको एक साथ, और ये ऐसे चाइनीज फेस वाले एक रेस में, और ये ऐसे फेस वाले, ऐसे बालों वाले एक रेस में, और ये इस तरह के फेस वाले, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, इस तरह के हेयर वाले एक रेस में। ये सब अलग अलग रेसेस की वुमेन को मैंने यहां पर दिखाया। तो रेस का मतलब हो जाता है अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस कैटेगराइज्ड by shared physical और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें आ गई। उनका कल्चर आ गया, उनका बिहेवियर आ गया, उनके बोलने का तरीका आ गया, उनकी लैंग्वेज आ गई, उनका रहन सहन, उनका खान पीन, एवरीथिंग। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपको दिखता है, जैसे कि ये जो वुमन है ये काले रंग की है, और ये जो वुमन है ये वाइट सफेद रंग की है, फेयर कलर की है। फेयर तो नहीं कहेंगे, फेयर कह देते हैं, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, इंग्लिश तो इंग्लिश है, इन्होंने बनाई है तो उनके हिसाब से बोलना सोचना पड़ेगा। अगर कोई महिला आपको मिले इस तरह के कलर की, इस तरह के उसके हेयर हो, चेहरे की बनावट कुछ कुछ ऐसी हो, या बहुत सिमिलर हो, लेकिन सिमिलैरिटी और फिजिकल सिमिलैरिटीज हो, तो वो इस रेस की है।
ये कहने का मतलब है। इसको कहते हैं रेस। अब रेस से बनता है रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या है? रेस से एक वर्ड बनता है रेसिज्म, रेसिज्म या नस्लवाद। ये मानना, ये सोचना या ये कहना कि एक रेस के लोग या कुछ रेस के लोग दूसरी रेस के लोगों से सुपीरियर हैं या इंफीरियर हैं, या इस रेस के लोगों में ये वाली क्वालिटीज, ये वाली स्किल्स बहुत अच्छी है दूसरी रेस के लोगों के कंपैरिजन में, ये सोचना, ये मानना, ये कहना रेसिज्म कहलाता है, नस्लवाद कहलाता है। मतलब आप क्या कह रहे हैं? किसी पर्सन को रेस के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर आप दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में सुपीरियर या इंफीरियर बता रहे हैं, या पूरे पर्टिकुलर ग्रुप को ही आप कह रहे हैं कि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है बिकॉज उनकी रेस अलग है, उनकी नस्ल अलग है। इसको कहते हैं रेसिज्म। यहां पर मैंने इसको डिफाइन भी किया गया है, ये डेफिनेशन, द बिलीफ दैट डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज और क्वालिटीज एंड वन और सम ऑफ देम कैन बी सुपीरियर और इंफीरियर टू अदर्स। या फिर डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और एंटागोनिज्म डायरेक्टेड अगेंस्ट समवन बेस्ड ऑन देयर रेस। किसी पर्सन को उसकी रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, हेटफुल फीलिंग रखना या प्रेजुडिस रखना, ये सारा का सारा क्या है? रेसिज्म में आ जाता है। रेसिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, वो है अडोल्फ हिटलर, जो कि नाजी रेसिस्ट कहलाता है, नाजी रेसिस्ट को कहा जाता है। तो अडोल्फ हिटलर ने क्या किया? अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के लोगों को, नाजीज को यही तो बताया कि जो नाजीज है वो सुपीरियर है, नाजीज वो सुपीरियर है, वो प्योर है, वो पावरफुल है, वो बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और बाकी जो जूइज है और दूसरी कम्युनिटीज है वो इंफीरियर है। तो इस वजह से ये जो जमीन है यहाँ पर सिर्फ जर्मनी के यानी कि नाजीज के लोगों को होना चाहिए, नाजी लोगों को होना चाहिए। बाकी कम्युनिटी जो यहाँ पर आ गई है इनको हटाओ, इनको एलिमिनेट करो। यही तो नाजी रेसिज्म कहलाया, ये नाजी रेसिस्ट कहलाया। तो हिटलर अपने भाषणों में जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो यही तो कहा करता था कि वी द नाजीज आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स एंड ऑल अदर्स शुड बी और मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल लैंड। ये हो गया एडोल्फ हिटलर, नाजी रेसिस्ट। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है आपके सामने, एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब क्या है? ये एक्टिविज्म है, ये एक्टिविज्म है, ये एक्टिविज्म है। क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन लिया होगा पेड़ पौधों को काटने का, तो ये सारे के सारे लोग क्या आ गए? सड़क पर आ गए। इनको मैं क्या कहूंगा? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। एक्टिविज्म या एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? जो एक्ट करे। एक्ट किस लिए करे? किसी रिफॉर्म के लिए एक्ट करे। वो रिफॉर्म सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है। ये किसी इनजस्टिस को चैलेंज करने के लिए हो सकता है, किसी कॉज को वो प्रमोट करने के लिए, किसी पॉलिसी को, किसी लॉ को प्रमोट करने के लिए हो सकता है। एक्टिविज्म बना है एक्ट से, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्ट करे किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रिफॉर्म के लिए, किसी इनजस्टिस को चैलेंज करने के लिए, किसी लॉ को, किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए, उस पर्सन को कह देंगे एक्टिविस्ट। और उसके इस प्रोसेस को, इसके एक्ट करने की प्रैक्टिस को कह देंगे एक्टिविज्म। ये सारे के सारे क्या है? एक्टिविस्ट हैं। यहां पर देखिए, वी नीड अ चेंज, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर चेंज ये लोग चाह रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो गए। यहां पर भी देखिए, डीमिलिटराइज द पुलिस, ब्लैक लाइव्स मैटर, मेरे ख्याल से ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का है। ये भी एक तरह की सोशल कैंपेन है, सोशल एक्टिविज्म में आ जाएगा। ये एनवायरमेंटल एक्टिविज्म है। स्टॉप वुमेन वायलेंस, ये है जेंडर बेस्ड एक्टिविज्म, ये जेंडर एक्टिविज्म, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को वायलेंस से बचाने के लिए एक्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये तो ट्रेडिशनल मीनिंग में एक्टिविज्म हो गया। आप अगर इस तरह से बोर्ड लेकर सड़कों पर नहीं भी आते हैं, आप अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया पर
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, किसी सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल या इकोनॉमिक या अदर टाइप के रिफॉर्म को लाने की बात करते हैं, तो आप भी एक्टिविस्ट, आप भी एक्टिविज्म कर रहे हैं। आप उतने एक्टिव नहीं है कि सड़कों पर आ जा रहे हैं, लेकिन आप भी जितना आप कर सकते हैं कर ही तो रहे हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को, इस तरह की प्रैक्टिस को कहा जाता है एक्टिविज्म, और जो भी ऐसा करता है उसको कहते हैं एक्टिविस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। वेवर, देखिए वेवर का मतलब क्या होता है। वेवर यहाँ पर वर्ब के फंक्शन में है, और वेवर का मतलब है टू मूव बैक एंड फोर्थ। कोई भी चीज अगर बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, इस तरह से हो, किस तरह से भी आगे पीछे अगर कोई मूव कर रही है, तो उसको कहेंगे वेवर। टू मूव बैक एंड फोर्थ। अच्छा, ये तो मैंने फिजिकल मूवमेंट को रिफर कर दिया, वेवर के द्वारा फिजिकल मूवमेंट को रिफर कर दिया, पैन को आगे पीछे मूव कराकर। लेकिन कोई पर्सन इसी प्रकार से मेटाफोरिकल सेंस में ओपिनियंस के बीच में ही मूव कर सकता है। कभी इस ओपिनियन के साथ आ गया, कभी इस ओपिनियन के साथ आ गया, कभी कह रहा है ये ठीक है, कभी कह रहा है ये ठीक है, कभी इस डिसीजन के साथ आ गया, इस व्यूज के साथ आ गया, हाँ ये डिसीजन ठीक है, कभी इस डिसीजन के साथ आ गया। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ओपिनियंस के बीच में या डिसीजन या व्यूज के बीच में इसी तरह से मूव करे, उसको क्या कहेंगे? वेवर। वो भी तो वेवर कर रहा है। तो टू मूव या टू चेंज रिपीटेडली फ्रॉम वन ओपिनियन टू अनदर। अगर कोई पर्सन एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन में रिपीटेडली चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो अनसर्टेन है, वो अनश्योर है, उसको नहीं पता कि ये ठीक है या ये ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो इसका यहां से एक मीनिंग निकल के आ जाता है, टू बी अनसर्टेन अबाउट ओपिनियंस, व्यूज और डिसीजन। अब हमें इसका बताना है वन वर्ड शक्ति। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस का वायरटेक्ट हो जाएगा, वैसिलेट हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, स्वे हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा वैसिलेट। वैसिलेट का एग्जैक्ट मीनिंग है टू बी अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू। टू बी अनसर्टेन, अनसर्टेन होना, ये पता ही ना होना कि क्या करना है। टू बी अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू। या फिर वैसिलेट का दूसरा मीनिंग हो जाएगा, यहीं से निकाल रहा हूं मैं, एक्चुअली में वेवर का ये जो दूसरा मीनिंग है ना, जो ऊपर लिखवाया था मैंने, यही वैसिलेट का एग्जैक्ट मीनिंग है। बस दोबारा लिखवाना नहीं चाह रहा मैं, अपना टाइम बचाना चाह रहा हूं, तीर लगा दे रहा हूं। ये जो मीनिंग है टू चेंज रिपीटेडली फ्रॉम वन ओपिनियन टू अदर, यही वैसिलेट के नीचे को लिख लेना। अब सवाल है कि वायरटेक्ट का मतलब क्या है, थ्रिफ्टी का मतलब क्या है, स्वे का मतलब क्या है। स्वे का मतलब है टू मूव ही है, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, फ्रॉम साइड टू साइड। कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उसको हिला रहे हैं साइड बाई साइड, तो आप उसको स्वे कर रहे हैं। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इंट्रांजिटिव भी हो जाएगा। वायरटेक्ट के लिए मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, ये रही वो इमेज। ये वायरडेक्ट है, जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये वायरडेक्ट है। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, जिसपे ट्रेन आ रही है धुआं छोड़ती हुई, ये वायरडेक्ट है। ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये वायरडेक्ट है। तो वायरडेक्ट का मतलब हो गया एक ऐसा ब्रिज जो किसी वैली के ऊपर बनाया जाए, किसी रोड को या किसी रेलवे लाइन को कैरी करने के लिए, कन्वे करने के लिए। एक ऐसा ब्रिज जो किसी वैली के ऊपर बना हो, लंबा हो, किसी वैली के ऊपर बना हो। और क्यों बना हो? ताकि वहां से कोई सड़क, कोई रोड निकाली जा सके, कोई रेलवे लाइन निकाली जा सके। इसको कह देते हैं वायरडेक्ट। तो एक वर्ड आया थ्रिफ्टी, ये थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी बना है थ्रिफ्ट से। थ्रिफ्ट है नाउन, तो थ्रिफ्ट का मतलब है द केयरफुल यूज ऑफ मनी, स्पेशली बाय अवॉइडिंग वेस्ट।
मनी का केयरफुल यूज करना थ्रिफ्टी कहलाता है। थ्रिफ्टी, सॉरी थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट से बना थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या है? एडजेक्टिव। यहीं से इसका मीनिंग निकल के आएगा। ये रूट वर्ड में इसीलिए तो लिखवाता हूं। थ्रिफ्ट का मतलब है द केयरफुल यूज ऑफ मनी, स्पेशली बाय अवॉइडिंग वेस्ट। थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी एडजेक्टिव है। थ्रिफ्टी का मतलब हो जाएगा यूजिंग मनी इन अ केयरफुल वे। कोई भी ऐसा पर्सन जो मनी को बहुत ही केयरफुल वे में यूज करता हो, वेस्टेज को अवॉइड करता हो, उसको कह देंगे थ्रिफ्टी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए, वाज द वैगन नॉट बीइंग बीटन बाय हर। बीइंग बीटन, बीइंग बीटन यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर नोट लगा हुआ है, यहां पर वाज लगा हुआ है, यानी कि पास्ट में रखते हुए पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो टेंस को, स्टेट को सेम रखेंगे, मीनिंग को सेम रखेंगे, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को सेम रखेंगे। यहाँ पर कंटिन्यूटी का इस्तेमाल है, तो कंटिन्यूटी का इस्तेमाल एक्टिव सेंस में भी होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म में भी होना चाहिए। यहाँ तो आपने कंटिन्यूटी को ड्रॉप कर दिया, यहां पर कंटिन्यूटी को रखा आपने, लेकिन नेगेटिव यानी कि नोट वर्ड को हटा दिया। यहां पर नेगेटिव नोट वर्ड को रखा आपने, कंटिन्यूटी को भी रखा, लेकिन आपने उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। नोट एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। बीटिंग से पहले नोट आना चाहिए, तो आप बीटिंग से पहले नोट लगाए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ठीक है, बोल दिख गई आपको। स्लगिश, स्लगिश वर्ड का एंटोनियम हमें बताना। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है स्लो मूविंग या इनएक्टिव। स्लगिश, स्लो मूविंग या फिर इनएक्टिव। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मशीन जो अपनी यूजुअल स्पीड के कंपैरिजन में स्लो मूव कर रही हो, स्लो ऑपरेट कर रही हो, उसको कह देंगे स्लगिश। कोई भी मशीन है, जितनी स्पीड से वो चल सकती है, यूजुअली जितनी जो उसकी स्पीड है उससे कम स्पीड पे अगर वो ऑपरेट कर रही हो तो स्लगिश मशीन है। कोई ऐसा पर्सन जो अपनी स्पीड के अपेक्षा में कम स्पीड से काम कर रहा हो, उसको भी स्लगिश कह देंगे। मैं लिखा ही देता हूं ना खोल के, मूविंग और ऑपरेटिंग more slowly than usual with less speed। ये हो गया स्लगिश का मतलब। तो इसका एंटोनियम बताना है ना। स्लगिश का मतलब है इनएक्टिव, इसका एंटोनियम हो जाएगा एक्टिव। आई कैचिंग का मतलब क्या होता है? आई कैचिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव और नोटिसेबल, जो इतना अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो कि उसको आसानी से नोटिस कर लिया जाए। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है? डिस्टोर्टेड बना है डिस्टोर्ट से। डिस्टोर्ट का मतलब है टू डिफॉर्म, किसी की फॉर्म को बिगाड़ देना, किसी की शेप को बिगाड़ देना, किसी की अपीयरेंस को बिगाड़ देना। मैं दिखा देता हूं आपको इमेज, देख ही ली थी आपने बॉल। ये ठीक ठाक बॉल रखी हुई है, वॉलीबॉल है, ठीक ठाक है। यहाँ पर इसको डिस्टोर्ट कर दिया गया है, किसी भी तरीके से किया गया हो, डिस्टोर्ट किया गया है, इसकी शेप को, इसकी फॉर्म को, अपीयरेंस को बिगाड़ दिया गया है। तो ये हो जाएगा डिस्टोर्ट का मतलब। डिस्टोर्ट का मतलब टू डिफॉर्म। कंफर्टेबल का मतलब आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character. Imposter, imbecile, imitator, explorer. Imposter,
इसका सही ऑप्शन है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कुछ और होने का दिखावा कर रहा हो, दूसरों को धोखा देने के लिए, कोई एडवांटेज लेने के लिए, उस पर्सन को कहा जाएगा इम्पोस्टर। समवन हु प्रीटेंड्स टू बी समवन एल्स, या पर्सन हु प्रीटेंड्स टू बी someone else in order to deceive someone or others for getting personal gains। इम्बेसिल का क्या मतलब होता है? इम्बेसिल का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। कोई ऐसा पर्सन जो स्टूपिड वे में बिहेव कर रहा हो उसको कह देंगे इम्बेसिल। स्टूपिड पर्सन या फिर अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे। ठीक ठाक आदमी है लेकिन स्टूपिड वे में बिहेव कर रहा है तो उसको भी कह देंगे इम्बेसिल। अ पर्सन who behaves stupidly। इमिटेटर का क्या मतलब होता है? इमिटेटर बना है इमिटेट से, एक वर्ड होता है इमिटेट। इमिटेट क्या है? वर्ब, और इमिटेट का मतलब है टू कॉपी समवन। किसी ने कुछ कहा, मैंने उसको रिपीट कर दिया, उसको मैंने एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। किसी ने कुछ किया, मैंने उसके बिहेवियर को कॉपी कर दिया। तो मैं क्या हूं? मैं इमिटेटर। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इमिटेट कर रहा हूं। मैं दूसरे की स्पीच को, दूसरे के बिहेवियर को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है। तो मैं हुआ इमिटेटर और मैं कर रहा हूं इमिटेट। तो इमिटेटर का मतलब हो गया, या इमिटेट का मतलब ही लिखा देता हूं। इमिटेट का मतलब हो गया टू कॉपी द स्पीच और बिहेवियर ऑफ समवन एल्स, समवन और समथिंग एल्स। कोई मशीन भी हो सकती है ना। फिर एक वर्ड आ जाता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर वर्ड का मतलब समझने के लिए, एक्सप्लोर वर्ड का मतलब समझिए। एक्सप्लोर, EXPLOR, EXPLORE। एक्सप्लोर वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की। एक्सप्लोर का जो यूजुअल मीनिंग है, जो फर्स्ट मीनिंग है, वो ये है कि किसी भी प्लेस को सर्च करना या नए नए प्लेसेस में जाना, उस प्लेस के बारे में नई नई चीजें, बढ़िया चीजें डिस्कवर करने के लिए। टू सर्च। आप किसी शहर में आए हुए हैं, आप क्या कहते हैं? चलो यार मार्केट घूम के आते हैं, चलो देख के आते हैं यहाँ की मार्केट कैसा है, तो देख के आते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आप उस प्लेस को, सिटी को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। टू सर्च अ न्यू प्लेस, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स अबाउट इट, न्यू थिंग्स या फैक्ट्स अबाउट इट। इसी प्रकार से आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर लगातार बात कर रहे हैं, उसे स्टडी कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप इसके बारे में नई चीजें ढूंढ सके, आपको इसके बारे में नई जानकारी पता चले। तो टू टॉक अबाउट और स्टडी अ टॉपिक और सब्जेक्ट टू फाइंड न्यू थिंग्स अबाउट इट। अब देखिए एक्सप्लोर के इस वाले मीनिंग को, पहले मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए या दूसरे मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए वर्ड बनता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। आपने नाम सुना होगा
क्रिस्टोफर कोलंबस का, जिन्होंने अमेरिका को एक्सप्लोर किया। ये क्या थे? एक्सप्लोरर थे। ये एक नए प्लेस में गए, वहां पर ढूंढने के लिए यहाँ का मार्केट कैसा है, या व्यापार किया जा सकता है कि नहीं, या राजा कौन है, या क्या सी व्यवस्था है। फिर एक नाम आपने सुना होगा, वास्को डा गामा। वास्को डा गामा जिसने इंडिया को एक्सप्लोर किया। वो लिख दिया जाता है भारत की खोज की। भारत के लोगों को तो पता ही था कि यहाँ पर एक जमीन है, यहाँ पर वो रहते थे। हालांकि दूसरे नाम से वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यहाँ 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 आसपास के रहने वाले लोगों को तो पता ही था कि यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। पुर्तगाल से चले वास्को डा गामा, ये इनका रूट है। यहाँ आए, फिर यहाँ आए। ये इंडिया को या इस लैंड को उस समय जो भी कहा जाता हो, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए, इसके बारे में नई चीजें ढूंढने के लिए आए। तो ये थे एक्सप्लोरर। मार्को पोलो भी एक्सप्लोरर थे। इनका नाम सुना होगा आपने। इब्न बतूता, इनका नाम सुना होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सप्लोरर है, ग्रेट फेमस एक्सप्लोरर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इडियम का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाता है टू रेन हैवीली। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। एक्चुअली में इसका ओरिजिन कहां से हुआ होगा? ये मतलब आप छाता लेके निकले हो बारिश में, तो ऊपर से क्या कैट्स एंड डॉग्स आ रहे हैं? नहीं। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का ओरिजिन हुआ होगा उस इवेंट से, उस सिचुएशन से, जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती होगी, और बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से जो कैट्स एंड डॉग्स होते होंगे वो पानी में ऊपर तैरते हुए दिखाई देते होंगे। तो लोगों को लगता होगा कि यार ये तो बहुत हैवीली रेन हो रही है, कि कैट्स एंड डॉग्स आ गए हैं ऊपर से बारिश के साथ। तो टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है टू रेन हैवीली। कौन सा ऑप्शन है? देयर आर शावर्स नहीं, समथिंग दैट डज नॉट अपसेट यू नहीं, इट इज रीजनिंग नहीं, इट इज रेनिंग वेरी हैवी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है हैपलेस का। ठीक है, हैपलेस का मतलब होता है अनलकी। कोई भी ऐसा पर्सन जो अनलकी हो, जब भी आप उससे मिलते हो अनहैप्पी सा दिखता हो, उसको कह देंगे हैपलेस। एडजेक्टिव है unlucky and usually unhappy। अब एक वर्ड आपको दिया गया डिस्टेस्टफुल, हैप्पी, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट बना है फॉर्चून से, FORTUNE। फॉर्चून का पहला मीनिंग होता है एसेट। आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो आपकी वेल्थ है उसको हम फॉर्चून कह देते हैं। दूसरा मीनिंग है फॉर्चून का लक, LUCK, लक। इस दूसरे वाले मीनिंग को यूज करके बनाया फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट है एडजेक्टिव, और फॉर्चुनेट का मतलब हो जाता है लकी। तो सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड कौन सा हो गया? अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट का डायरेक्ट अपोजिट है, और अनफॉर्चुनेट का मतलब है अनलकी। फोर्थ ऑप्शन। डिस्ट्रेसफुल का क्या मतलब है? डिस्ट्रेसफुल का मतलब है अनप्लीजेंट, और अनएक्सेप्टेबल। भाई अनप्लीजेंट होगा तो किसी के लिए भी अनएक्सेप्टेबल ही होगा, तो एंड ही लिख देता हूं यहां पर, एंड अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अनहैप्पी और अनप्लीजेंट में डिफरेंस है। अगर आप अनहैप्पी हो या आप हैप्पी हो तो आप खुद के लिए हैप्पी हो, खुद के लिए अनहैप्पी हो। लेकिन अगर आप अनप्लीजेंट या आप प्लीजेंट हो तो इसका मतलब है आप किसी दूसरे के लिए अनप्लीजेंट हो सकता है आप अपने आप में बहुत खुश रहते हो, लेकिन आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपके बोलने का रहन सहन का तरीका ऐसा है जो दूसरों के लिए अनप्लीजेंट है, जो दूसरों को नाखुश कर देता है। तो अनप्लीजेंट अगर कोई है या प्लीजेंट कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग या कोई भी एक्टिविटी है,
तो वो दूसरों के लिए प्लीजेंट या अनप्लीजेंट है। और कोई भी पर्सन अगर हैप्पी है या अनहैप्पी है तो वो अपने लिए हैप्पी या अनहैप्पी है। तो मीनिंग जरा थोड़े से अलग अलग है। तो अनप्लीजेंट को आप अनहैप्पी से या प्लीजेंट को आप हैप्पी से जोड़कर ना देखें। इसलिए हैप्पलेस का सिमिलर यानी कि सिनोनियम मीनिंग डिस्ट्रेसफुल नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली होगा। तो हैप्पी का मतलब क्या है? हैप्पी का मतलब भी आपको पता है, ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कन्फिगुरेशन, सही लिखा है कंस्पायरेसी, RACY होता है कंस्पायरेसी, RACY, ऐसे यहां पर नहीं होता है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अच्छा, कंस्पायरेसी का मतलब क्या है? ठीक है, कंस्पायरेसी, कन का मतलब है टूगेदर और पायरेसी रिफर करता है लूट को, चोरी को, डकैती को। इस प्रकार से कंस्पायरेसी का मीनिंग धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा। तो पायरेसी पायरेट वर्ड है ना, पायरेट वर्ड का मतलब क्या है? पायरेट वर्ड का मतलब है समुद्री लुटेरे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जैक स्पैरो, वहां से वर्ड निकल के आता है। हालांकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो एक मूवी है, जैक स्पैरो उसका एक कैरेक्टर है, लेकिन वर्ड है पायरेट, पायरेट से बना है पायरेसी। कंस्पायरेसी का मतलब हो गया अ प्लान मेड बाय 2 or more people to do something illegal or dishonest। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो 2 या ज्यादा लोगों के बीच द्वारा उनके बीच में बनाया जाता है कुछ भी इलीगल करने के लिए, उसको कहते हैं कंस्पायरेसी। प्लान मेड बाय 2 or more people to do something illegal, to do something illegal or dishonest। क्वेश्चन नंबर 13, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्स। इस इडियम का मीनिंग समझाने के लिए ना मैं ये सीन दिखा देता हूँ बाहुबली मूवी का। बल्लाल देव इस तरह से बुल को बाय हॉर्न्स टेक कर रहा है। तो टेक अ बुल बाय हॉर्न्स का मतलब है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को डायरेक्टली हैंडल कर देना, डायरेक्टली उसको फेस करना, लड़ जाना कॉन्फिडेंट मैनर में। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी इशू है, उसको डायरेक्टली टैकल करना, डायरेक्टली उसको हैंडल करना कॉन्फिडेंट मैनर में। कहा है ये मीनिंग? टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट में किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना। वियरिंग ए स्कल कैप नहीं, गलत हो गया। टू मेक ए स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग टू बी डेयरिंग नहीं। टू डिकैपिटेट अ बुल फॉर बीफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट का बताना है कि क्या सब्स्टिट्यूट होगा। पहले देख लेते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर, सिंटेक्स के आधार पर हमें इसको इंप्रूव करना है। द मैन वाज कन्विक्टेड फॉर मर्डर बाय द जूरी बट ही इज नॉट कमिटेड इट। देखिए, ही इज नॉट कमिटेड इट, यहाँ पर ये जो वर्ड है तो कंजंक्शन के फंक्शन में है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। ही हो गया प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के फंक्शन में। अब इज यानी कि बी की फॉर्म लगी है हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में। हेल्पिंग वर्ब लगी है तो मेन वर्ब आनी चाहिए, लेकिन मेन वर्ब बी की फॉर्म इज, जब हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब कौन सी लगाई जा सकती है? एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जा सकती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे करने के लिए। ये हो गई कंटिन्यूटी को। कहने का मतलब ये है कि बी की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में हो, इज लिखी हो, आम एम लिखी हो, आजकल आम का सीजन चल रहा है तो आम निकल गया मुंह से। बी की कोई फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में लिखी हो, इज लिखी हो, एम लिखी हो, आर लिखी हो, वाज लिखी हो, वर लिखी हो, तो उसके साथ मेन वर्ब जो आएंगी वो दो तरह की आएंगी, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म तब आएगी जब कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी जब पैसिव मीनिंग को, पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे करना हो। अब यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगी नहीं है, यहां भी कहीं नहीं लगी है, कहीं नहीं लगी है, तो इस वाले ऑप्शन को तो स्कोप से बाहर कर दो। दूसरा ऑप्शन यहां पर बचा है पैसिव। पैसिव यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर पैसिव। पैसिव फॉर्म में कोई भी एक्शन तब लिया जाता है, पैसिव फॉर्म तब यूज की जाती है जब कोई एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, यानी कि जो सब्जेक्ट हो वो उस एक्शन का डूअर ना हो, डूअर कोई और हो। यहां पर तो हमें पता चल रहा है जो सब्जेक्ट है यही डूअर है, भाई कमिट करने वाला काम इसीलिए तो क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब पैसिव फॉर्म में किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को लिखा जाता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होता है पैसिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहां पर अगर हमने इट ऑब्जेक्ट लगा रखा है तो इस वर्ब स्ट्रक्चर को पैसिव नहीं एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। एक मतलब हमें यहां से समझ में आया, पहली चीज हमें ये समझ में आई कि ये जो है पैसिव फॉर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही डूअर है। पैसिव फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, एक्शन किसी और के द्वारा किया गया हो, तभी तो बाय प्रीपोजिशन लगा के उस डूअर को लिखते हैं। बाय प्रीपोजिशन डूअर के लिए तो लगाया जाता है। एक चीज हमें यहां से समझ में आई। दूसरी चीज हमें समझ में आई कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लगा है और ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तभी लिखा जा सकता है जब स्ट्रक्चर एक्टिव हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्टिव फॉर्म होनी है। और तीसरी बात हमें यहाँ पर ये समझ में आती है कि जब मेन क्लोज हमारी पास्ट में है तो हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लोज है, जो दूसरी क्लोज है, उसको भी पास्ट में होना चाहिए। हमने यहाँ पर इज लगा रखा है, इस प्रकार से ये गलत है। तो क्या होना चाहिए, हैड नॉट कमिटेड इट, एम नॉट कमिटेड। एम को तो वैसे ही हटा दो क्योंकि फिर वो बी की फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर आप ले आए। स्ट्रक्चर को एक्टिव होना है और पास्ट में होना है, ये तो प्रेजेंट है। फिर ये भी देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा गए, यहाँ पर एक्टिव स्ट्रक्चर तो रखी है आपने लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर गया, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर गया आप, तो एक इस ऑप्शन बचा फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर चूंकि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी कमिटेड, तो इसके बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट को यूज किया आपने, पास्ट इंडेफिनिट को यूज नहीं किया। मतलब अगर एक ऑप्शन यहाँ पर होता, पांचवा ऑप्शन में यहाँ पर लिख दूं ही डिड नॉट कमिट इट, तो कोई बच्चा चाहे तो इसको सही कर दे, लेकिन मैं फिर भी इसको गलत करूंगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पास्ट इंडेफिनिट ही डिड नॉट कमिट इट, या मैं एक छठा ऑप्शन लिख दूं he was not committing it, past continuous यूज कर दूं he was not committing it। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपना भी और आपका भी समय खराब करूं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूं, इसलिए पांचवें छठे ऑप्शन लिखे गए हैं। अगर पांचवा छठा दो ऑप्शन और होते यहाँ पर तो भी ये ऑप्शन गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए, इसके सिंटैक्स को समझिए, इसके सिमेंटिक्स को समझिए। जो मैन है उसको कन्विक्ट किया गया है मर्डर के लिए। अब ये जो कन्विक्शन है ये तो कमिटमेंट के बाद ही हुआ होगा। भाई पहले कमिट का मतलब क्या है, किसी क्राइम को करना, किसी मिस्टेक को, किसी क्राइम को करना, किसी इलीगल एक्ट को करना। तो ये जो कमिटमेंट है, ये जो कमिट वाला एक्शन है, ये पहले हुआ होगा, उसी के बाद तो उसको कन्विक्ट किया गया होगा कोर्ट में। कि पहले कमिट किया गया होगा, फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया होगा, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने उसको लाया गया होगा, एविडेंस उसके अगेंस्ट मिले होंगे, फिर उसको कन्विक्ट किया गया होगा जूरी के द्वारा, बाय द जूरी। तो ये वाला जो एक्शन है, इस वाले एक्शन के पहले का है। चूंकि ये वाला एक्शन पास्ट के इस एक्शन से पहले का है तो इसे पास्ट परफेक्ट में, इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाना चाहिए। बेसिक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ब्लैंक को फिल करना है, और ब्लैंक भी कौन सा लगाना है, एक अंडरलाइन वर्ड दिया है, उस अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से और उसको लगाना है। देखिए जब भी ब्लैंक को फिल करने की बारी आए
यहाँ तो इसने सीधे सीधे कह दिया, यहाँ तो इसने आपका काम आसान कर दिया, सेंटेंस में ही एक वर्ड को इसने अंडरलाइन कर दिया और ये कह दिया कि इस अंडरलाइन वर्ड के एंटोनियम को उठाकर याद रखना है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से इस वर्ड के एंटोनियम को ढूंढेंगे, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को ढूंढेंगे, यहाँ रख देंगे। यहाँ तो इसने आपका काम आसान कर दिया। लेकिन अगर ब्लैंक आपके सामने आए तो आपको सेंटेंस को पढ़ना चाहिए, उससे आपको पता लगेगा कि किस स्ट्रक्चर का, किस पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड किस मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड लिखा जा रहा है। वी यूजुअली हैड ब्लैंक विजिटर्स ड्रॉपिंग बाय, बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। लेस का क्या हो जाएगा? ए हैंडफुल ऑफ इनसफिशिएंट सिलाइटर। देखिए हैंडफुल ऑफ इनसफिशिएंट या सिलाइटर तो लेस के सिमिलर मीनिंग में है। तो सिलाइट का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट का मतलब नॉट इनफ। हालांकि सिमिलर वर्ड भी ना कहूं तो एक ही थीम है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर भी बहुत कम विजिटर पर फोकस किया जा रहा है और इनसफिशिएंट का मतलब भी है कमी, इनफ ना होना। तो ये वर्ड नहीं आएगा, एंटोनियम नहीं है ना ये लेस का। स्लाइट का मतलब क्या है? देखिए स्लाइट एडजेक्टिव है और स्लाइट का मतलब है स्मॉल इन अमाउंट और डिग्री। डिग्री में, अमाउंट में स्मॉल होना, कम होना। स्मॉल इन अमाउंट और डिग्री। स्लाइट टर्म लिखा है, इस स्लाइट एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म। स्लाइट को कैसे यूज कर सकता हूं? जैसे मैं लिख सकता हूं स्लाइट इंप्रूवमेंट। स्लाइट इंप्रूवमेंट की जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत कम है। तो ये वर्ड भी नहीं आना है। अ हैंडफुल ऑफ, हैंडफुल से मुझे हाथ की याद आ जाती है। हैंडफुल ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ रिफर करता है स्मॉल अमाउंट को, स्मॉल क्वांटिटी को, उतनी क्वांटिटी, उतनी अमाउंट जो आपके हैंड में आ सके, आपकी मुट्ठी में आ सके, या इतनी कम हो कि आप उसको गिन सके आसानी से। इतने नंबर को या इतनी क्वांटिटी को, अमाउंट को रिफर करता है अ हैंडफुल ऑफ। अ हैंडफुल ऑफ का मतलब हो जाएगा अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। और स्मॉल नंबर या अमाउंट, अ स्मॉल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। और इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि जो आपके हाथ में आ सके। गांव में हमारे कहते हैं मुट्ठी भर लोग मेरे सपोर्ट में आए, मुट्ठी भर लोग, या मुट्ठी भर कुछ भी। हाँ, हैंडफुल ऑफ समथिंग। अमटीन रिफर करता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो लेस का मतलब तो वैसे ही कम है, हैंडफुल ऑफ का मतलब भी कम ही हो रहा था, स्मॉल हो रहा था। ये हो जाएगा इसका एंटोनियम। अमटीन का मतलब है अ लॉट ऑफ समथिंग, अ लॉट ऑफ समथिंग, या फिर अ लार्ज नंबर, अ लार्ज बट indefinite, a large but indefinite number of something. Indefinite मतलब पता नहीं, लार्ज है बट ये नहीं पता कितना है, बट indefinite number of something. क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, टिमैरिटी का सिनोनियम बताना है। टिमैरिटी अंडरलाइन वर्ड है, इसका सिनोनियम बताना है। टिमैरिटी तो नाउन होता है, टिमैरिटी का मतलब है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। या फिर टिमैरिटी का एक सिनोनियम हो जाता है ऑडासिटी। या टिमैरिटी का मतलब एक हो जाता है विलिंगनेस टू से और डू समथिंग दैट शॉक्स और अपसेट्स अदर पीपल। कुछ भी ऐसा करने की या कुछ भी ऐसा कह देने की विलिंगनेस जो दूसरे लोगों को अपसेट कर दे, शॉक कर दे। विलिंगनेस, मैं ये दो तीन दिन मीनिंग लिखा देता हूं आपको, ताकि चीजों को एकदम से आपके दिमाग में डाल सकूं। विलिंगनेस टू से और डू समथिंग दैट शॉक्स और अपसेट्स अदर्स। उसका सुनोने बताना है इम्प्यूडेंस, टेंशेंट, टीडियस, टैसिटर्न। इम्प्यूडेंस बना है इम्प्यूडेंट से,
इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब हो जाएगा रूड एंड नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टुवर्ड्स समवन। और ये समवन भी कोई ऐसा होता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो या फिर आपसे मोर इंपोर्टेंट पोजीशन में है। आपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के लिए या अपने से मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आपसे उम्र में बड़ा है या आपसे ज्यादा इंपोर्टेंट पोजीशन पे है, ऐसे व्यक्ति के लिए रूड होना या ऐसे व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट शो ना करना इम्प्यूडेंट एट्रीब्यूट होता है। इम्प्यूडेंट, ऐसे पर्सन को इम्प्यूडेंट कहा जा सकता है। और इम्प्यूडेंस का मतलब हो गया द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट। तो सही सिनोनियम तो ये होना चाहिए। टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग एंड टायरिंग। क्योंकि बोरिंग है तो थकाने वाला तो है ही, बोरिंग एंड टायरिंग। टैसिटर्न का मतलब होता है यूजुअली स्पीकिंग वेरी लिटिल। कोई ऐसा पर्सन जो यूजुअली बहुत कम बोलता हो, चुपचाप बैठा रहता हो, रिजर्व हो, रेटिसेंट हो, साइलेंट हो, क्वाइट हो, उसको कह देंगे टैसिटर्न। एडजेक्टिव है ये भी, यूजुअली स्पीकिंग वेरी लिटिल या क्वाइट या फिर साइलेंट या फिर रिजर्व्ड, ये सिनोनियम लिखवा रहा हूं उसके, या फिर रेटिसेंट। टेंजेंट का मतलब क्या है? टेंजेंट का मतलब है कुछ भी ऐसा जो कि थॉट में, एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा क्लियर हो, डीप हो। टेंजेंट का मीनिंग लिखा है तो यहां से थोड़ा सा नया वर्ड है, एसएससी ने कम पूछा है। टेंजेंट, CHANT होता है टेंजेंट। एडजेक्टिव ही है। और टेंजेंट का मतलब है वेरी क्लियर, शार्प एंड इफेक्टिव इन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा माइंडसेट, विलिंगनेस, ऐसी स्पीच, ऐसा बिहेवियर जो कि थॉट में और एक्सप्रेशन में बहुत क्लियर हो, शार्प हो, इफेक्टिव। या फिर टेंजेंट का दूसरा मतलब हो जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो, फोर्सफुल ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता हो। एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और फोर्सफुल ओपिनियन, फोर्सफुल ओपिनियंस। तो टेंजेंट का मीनिंग भी करीब करीब जा रहा था, लेकिन सही मीनिंग है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब है कोई भी ऐसी क्वालिटी जिसमें आप रूड होते हो, रेस्पेक्ट शो नहीं करते हो। और टिमैनिटी का मतलब भी यही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस आपको पढ़ लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि टिमैनिटी का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है। सी हैड द टिमैनिटी टू कॉल हर टीचर ए लायर। तो टीचर तो मोर इंपोर्टेंट पोजीशन में होता है स्टूडेंट से, और उसने टीचर को लायर बोल दिया। तो उसकी ये जो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस है, जो बोल्डनेस है, जिसने उसकी टीचर को अपसेट कर दिया होगा, इस उसकी इस बोल्डनेस ने जिसने उस टीचर को अपसेट कर दिया होगा, वो क्या है? इम्प्यूडेंस ही तो है। वो रिस्पेक्ट ही तो शो नहीं कर रही, वो भी उसके लिए जो उससे इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और रीबिल्डिंग। देखिए नाइदर, नॉर, आइदर के साथ लगाया जाता है और नाइदर के साथ लगाया जाता है नॉर। जो नॉर या और होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आइदर या नाइदर लिखे जाते हैं डिटर्मिनर या एडवर्ब के फंक्शन में।
कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये दो इंफॉर्मेशन को ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरह कोरिलेट करते हुए जोड़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा और की जगह नो रिबिल्डिंग, बट ऑल्सो नहीं आना है, बट तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ऑल्सो इस इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर करने के लिए होता है। नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन ही है जिसमें कंजंक्शन का काम करता है बट ऑल्सो काम करता है एडवर्ब का, और नॉट ओनली में जो ओनली है ये डिटर्मिनर भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, और नॉट होता है एडवर्ब नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये भी दो इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करते हुए जोड़ता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि ये वाली इंफॉर्मेशन ही नहीं, ये वाली इंफॉर्मेशन भी वैलिड है या सही है या गलत है, या यही इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। यहाँ पर नॉट ओनली लिख दिया, नॉट ओनली तो कंजंक्शन है ही नहीं, मैंने अभी तो बताया या तो डिटर्मिनर हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, हमें तो कंजंक्शन चाहिए तो नाइदर के साथ आ सके। नाइदर यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में है, एडवर्ब इसलिए क्योंकि इंटरेस्टेड से पहले लगा है, इंटरेस्टेड तो मेन वर्ब है, यहाँ पर अगर मेन वर्ब से पहले लगा है तो एडवर्ब, तो कोई भी वर्ड अगर वर्ब के लिए आया है तो एडवर्ब ही होगा। यहां पर हमें लगाना है कंजंक्शन। एक्चुअली में दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस को निगेट करते हुए, नेगेटिव मीनिंग करते हुए जोड़ना है कि ना तो उसने ये करना था ना ही ये करना था, तो इसके लिए लगाना है हमें नोट, नोट नेगेटिव मीनिंग के साथ है। येट, येट रिबिल्डिंग, यहाँ पर येट रिबिल्डिंग लिख सकते हैं क्या? येट लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं। येट या तो एडवर्ब हो सकता है या फिर कंजंक्शन हो सकता है। येट जब एडवर्ब होता है तो होता है टिल नाउ के मीनिंग में, और टिल नाउ के मीनिंग को कन्वे करने की वजह से ही येट को जब एडवर्ब के फंक्शन में यूज किया जाता है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। टिल नाउ का मतलब क्या है? जो चीज अभी तक नाउ तक खत्म हो गई हो, नाउ तक चली हो, नाउ तक चली है यानी कि प्रेजेंट में कंप्लीशन, नाउ का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में कंप्लीशन, तो हम यहाँ पर लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। येट को जब एडवर्ब के फंक्शन में टिल नाउ के मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया जाता है। अच्छा, एडवर्ब के फंक्शन में तो ये आ नहीं सकता, कंजंक्शन के फंक्शन में आ सकता है क्या? कंजंक्शन के फंक्शन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि येट जब कंजंक्शन होता है तो वो कॉन्ट्रास्ट करती हुई क्लोज को जोड़ता है, एक ऐसी क्लोज जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रही हो मेन इंफॉर्मेशन से। 17 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। हार्दिक्स होरोस्कोप सेज दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखिए। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आपको मिलेगी ना, वो पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है। और बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, बी भी लिखा हो सकता है, इज भी लिखी हो सकती है, एम भी लिखा हो सकता है, आर बी, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारी की सारी क्या है? बी की फॉर्म्स है, इन्फ्लेक्शंस है। बी यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी होगी और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, और इसको हम कहेंगे पैसिव स्ट्रक्चर। तो जहां भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, बी की कोई सी भी फॉर्म और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पैसिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव स्ट्रक्चर में जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव नेचर की होगी, लेकिन इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो आप सब्जेक्ट बना चुके हैं पैसिव में लाने के लिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ लिखा हो सकता है तो बाय प्रीपोजिशन लिखा हो सकता है, और बाय प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में सब्जेक्ट हुआ करता था, वो आप बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बाय प्रीपोजिशन डूअर को रिफर करता है। एक्टिव में ये जो पर्सन था या कोई मशीन थी, कोई थिंग थी, ये एक्टिव में इस वर्ब का, इस एक्शन का डूअर थी। जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो बाय प्रीपोजिशन लगाकर उसको डूअर बनाकर लिख दिया।
अगर कोई भी वर्ब एक्टिव फॉर्म में है और वो ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन प्रोनाउन, ये एक्टिव में होने की पहचान है। ट्रांजिटिव है तो, इनट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए उसका पैसिव भी तो संभव नहीं है। पैसिव केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दोगे। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसका तो पैसिव बनाया ही नहीं जा सकता। ये बेसिक बात है। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का मतलब यहां पर क्या है कि यूज, कोई इन्फ्लुएंस है, कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है। मेरे पास कोई पावर है, मेरे पास कोई अथॉरिटी है, मेरा कोई इन्फ्लुएंस है, ताकत है। मैं उस इन्फ्लुएंस को, पावर को, अथॉरिटी को कहीं पर यूज कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस पावर को, इस इन्फ्लुएंस को, इस अथॉरिटी को वहां पर यूज किया। तो यहां पर एक्सरसाइज का मतलब टू यूज। एक्सरसाइज का एक मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो होता ही है, जिम में जाते हो आप एक्सरसाइज करने, सुबह सुबह दौड़ने जाते हो, वो सब एक्सरसाइज ही है। यहां पर एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज। अब यहां पर ये जो एक्सरसाइज है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसने क्या एक्सरसाइज किया? अब बिनाइन इन्फ्लुएंस को, ये जो नाउन फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट ही तो है एक्सरसाइज का। तो क्या एक्सरसाइज को यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर में आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था भैया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा रखी है, ये तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गई, और पैसिव स्ट्रक्चर में उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन चुका होता है पैसिव में। अगर आपने ऑब्जेक्ट लिखा है इट मीन्स यहाँ पर एक्टिव फॉर्म होनी है, और एक्टिव फॉर्म होनी है तो यहाँ पर बी को लिख रखा है आपने, इसको हटाइए। और ये एक्सरसाइज को लिख रखा है आपने, फर्स्ट फॉर्म में लेके आइए इसको, एक्सरसाइज कीजिए। फर्स्ट फॉर्म में इसलिए, बेस फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है। तो इस पार्ट में गलती है, विल बी एक्सरसाइज, यानी कि तीसरा ऑप्शन चूज करना है। इस पार्ट में गलती है, इसको ठीक करना है। विल बी एक्सरसाइज नहीं होगा, विल एक्सरसाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, स्ट्रक्चर को बता रहा है कि क्या इंप्रूवमेंट होगा, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। नाइदर जॉन नॉर साइमन आर कमिंग टू द मीटिंग। देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज किया गया है दो नाउन को जोड़ने के लिए। पहला नाउन हो गया जॉन, दूसरा नाउन हो गया साइमन। दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए नॉर कंजंक्शन का यूज किया गया है, और चूंकि नाइदर को नाउन से पहले यूज किया गया है तो वो यहाँ पर डिटरमिनर के फंक्शन में। अब ये जो और होता है या फिर नोर होता है, ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस का मतलब है हम बात तो दोनों की कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुनेगा वो एक बार में एक ही को कंसीडर करेगा, या एक व्यक्ति को या एक थिंग को एक ही बार में कंसीडर करते हैं। मतलब जिक्र दोनों का है, लेकिन एक बार में एक ही को कंसीडर करना है। या तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन एक बार में एक ही को कंसीडर करने का क्या मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन, ये प्रेडिकेट एक समय में या तो फिर जॉन के लिए वैलिड है या फिर साइमन के लिए वैलिड है, या फिर ना तो जॉन के लिए वैलिड है ना ही साइमन के लिए वैलिड है। तो टेक्निकली ये जो प्रेडिकेट है और नोर की सिचुएशन में, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और हमारी स्पीकिंग या स्टाइलिस्टिक प्रेफरेंस के हिसाब से हम जो वर्ब होती है, जो प्रेडिकेट होता है, उसके पास वाले को इसका डिफॉल्ट सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी वर्ब लिखी जानी है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी लिखी जानी है, वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी जानी है। पास वाला सब्जेक्ट तो साइमन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अर्निंग इज लगा दोगे। अगर यहाँ पर जोन ना होके कुछ और भी होता, दो यूनिट होती, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जिसमें दो यूनिट है या तीन है या मोर देन वन है, तो भी हम साइमन के हिसाब से या यानी कि यहाँ वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाते। तो सीधे सीधे रूल लिखवा दिया करते हैं बहुत सारे मास्टर, या किताबों में रूल लिखा हुआ आता है कि नाइदर और या आइदर और
कि सिचुएशन में जब ये सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को एग्रीमेंट में लाए। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, जो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ सकती है। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर आर ही ठीक हो जाता, जो वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ सकती हो। तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन से कर दो। देखिए वर्ब में तो उसने प्लूरल ही रखा, प्लूरल तो हमें रखना ही नहीं है, साइमन तो हमारा सिंगुलर है, आर भी गलत हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में क्या गलती है, दा को हटा दिया। दा आर्टिकल को हटाने न हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 19 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, एक्टिव वॉइस, वाज द कॉन्फ्रेंस नॉट अटेंडेड बाय देम। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हुए इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाय प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ है, डूअर लिखा हुआ है, और ये डूअर क्या रहा होगा, एक्टिव में सब्जेक्ट रहा होगा। और अगर सब्जेक्ट देम तो ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और दे के हिसाब से वाज नहीं, वर नहीं, डिड आनी चाहिए। ठीक है, अब डिड दे कहां पर है, वो दूसरे ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में इसने प्रेजेंट रखा, थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट है, फोर्थ ऑप्शन में प्रेजेंट है। केवल दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें पास्ट है। एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए हमें टेंस चेंज नहीं करना है, स्टेट चेंज नहीं करनी है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। ये आ गया आपके सामने पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन। कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे पता भी नहीं और बताऊंगा भी नहीं, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। आर्टिकल लगा हुआ है द, फिर ब्लैंक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नाउन आना है और चारों ऑप्शन में आपको नाउन ही दिए हैं। सॉल्यूशन, एस्पेक्ट, चैलेंज, एडवांटेज। एस्पेक्ट का मतलब पार्ट ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। किसी सिचुएशन का, किसी प्रॉब्लम का, किसी सब्जेक्ट का पार्ट, यानी कि एस्पेक्ट एक मेटाफोरिकल सेंस में किसी के हिस्से को, किसी के पार्ट को रिफर करता है। ये तो फिजिकल पार्ट है, ये स्मार्ट बोर्ड है और ये इसका पेन है, तो ये इसका फिजिकल पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं मेटाफोरिकल पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। मेटाफोरिकल भी नहीं कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, मेटाफोरिकल वर्ड गलत हो जाएगा यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट की, तो किसी सिचुएशन का कोई पार्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पार्ट एस्पेक्ट कहलाता है। सॉल्यूशन, चैलेंज, एडवांटेज के बारे में आपको पता, सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। द आर्टिकल लिखा है ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो क्लाइमेट चेंज का तो ये तो चैलेंज है, तो सॉल्यूशन तो अभी क्लाइमेट चेंज का है ही नहीं, या है भी हमारे पास सॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज का, तो प्रेसिंग इशू नहीं है ना जिसको हम फेस कर रहे हैं। हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को, तो यहाँ पर आना चाहिए चेंज। सॉल्यूशन और एडवांटेज उस सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव मीनिंग के डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चैलेंज, द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। 21 का थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं। द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। राइजिंग टेम्परेचर्स, यही है वो चैलेंज जिनकी बात की जा रही थी। राइजिंग टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड मेल्टिंग आइस कैप्स आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट, इंप्रूवमेंट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट्स, एडवांसमेंट्स, बेनिफिट्स। ठीक है, एडवांसमेंट, इंप्रूवमेंट और बेनिफिट्स, ये तो डायरेक्ट अपोजिट मीनिंग में चले गए। हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है अ बैड और नेगेटिव रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और इवेंट। किसी भी इवेंट का, किसी भी सिचुएशन को जो नेगेटिव रिजल्ट होता है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस तो है जो हमारा क्लाइमेट चेंज, हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उस चेंजिंग क्लाइमेट के नेगेटिव या बैड रिजल्ट है कि हमारी जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है। और मेल्टिंग आइस कैप्स, हमारे जो आइस कैप्स है वो मेल्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा वाटर लेवल, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है। ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज।
इंप्रूवमेंट का मतलब है बेटरमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर, किसी चीज को इंप्रूव कर देना, बेटर कर देना। तो यहाँ पे ये बेटरमेंट तो है नहीं, इंप्रूवमेंट तो है नहीं, बेनिफिट भी नहीं है। अच्छा, एडवांसमेंट का मतलब क्या है? एडवांसमेंट का मतलब है डेवलपमेंट, किसी चीज को फर्दर एडवांस कर देना, उसको फर्दर डेवलप कर देना। तो यहाँ पर एडवांसमेंट यानी कि डेवलपमेंट यानी कि इंप्रूवमेंट की बात नहीं हो रही है। 22 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 23 क्या लिखा हुआ है? टू कम्बैट दिस मैनी कंट्रीज हैव प्लेज्ड टू रिड्यूस देयर, प्लेज का मतलब टू प्रॉमिस, टू कम्बैट का मतलब टू फाइट विद इट। टू कम्बैट दिस मैनी कंट्रीज हैव प्लेज्ड to reduce their greenhouse gas emissions, but progress has been slow. In addition, some people are still skeptical, और skeptical का मतलब है doubtful होना, doubtful. Some people are still skeptical यानी कि still doubtful of the article लगा है तो नाउन ही आएगा। उसके बाद लिखा ऑफ क्लाइमेट चेंज और बिलीव दैट इट इज नेचुरल अकरेंस दैट ह्यूमंस कैन नॉट डू मच अबाउट। फिक्शन, डिसेप्शन, रियलिटी, मिथ। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये एक फिक्शन है, डिसेप्शन है, मिथ है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी है, यहाँ पर रियलिटी को ही रिफर किया जा रहा है। फिक्शन का मतलब कुछ भी ऐसा जिसको इन्वेंट किया गया हो, जैसे बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, साइंस फिक्शन एक जॉनरे है, साइंस फिक्शन। उसमें बड़े बड़े रोबोट्स को बना दिया जाता है, या ऐसी डिवाइसेस को, ऐसी मशीन्स को, या ऐसे कैरेक्टर्स का, या ऐसे स्टाइल का, या ऐसे आइडियाज का यूज किया जाता है जो कि साइंस फिक्शन होते हैं। साइंस के हिसाब से, साइंस के अकॉर्डिंग रियल नहीं होते, इन्वेंटेड होते हैं, अनरियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो फिक्शन का मतलब है कुछ भी ऐसा जो रियल ना हो, इन्वेंटेड हो, जो रियल ना हो, अनरियल। तो जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है जिसको हम बात कर रहे हैं, ये अनरियल है क्या? ये फिक्शन है? ये मतलब हमने ऐसी बना दिया है क्या, क्रिएट कर दिया है क्या? नहीं, ये तो रियलिटी है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आना चाहिए। डिसेप्शन का मतलब है कुछ भी ऐसा जो किसी को डिसीव करने के लिए किया गया हो। डिसेप्शन का मतलब है वो एक्टिविटी, वो बिहेवियर, वो स्पीच जो किसी को धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, डिसीव करने के पर्पज से तैयार की गई हो। तो क्लाइमेट चेंज क्या कोई डिसेप्शन है? नहीं। मिथ का मतलब है कोई भी एंशिएंट स्टोरी। तो क्लाइमेट चेंज एंशिएंट स्टोरी तो है नहीं, ये तो रिसेंट फिनोमिना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन किया है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन किया है, उसी का कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज। तो एंशिएंट तो है नहीं, ट्रेडिशनल तो है नहीं। मिथ का मतलब है एक ऐसी एंशिएंट स्टोरी जो कि गॉड्स पर हो, जो कि हीरोज पर हो, जो कि एंसेस्टर्स पर हो, जो एंसेस्टर्स को, गॉड्स को, हमारे हीरोज को इंक्लूड करती हो, इन्वॉल्व करती हो, और हमारे कल्चर और हिस्ट्री पर हो। फिर से रिपीट कर देता हूं, मिथ का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो हमारे कल्चर या हमारे हिस्ट्री पर हो, जो हमारे गॉड्स को, ईश्वर को, और हमारे हीरोज को, हमारे एंसेस्टर्स को इन्वॉल्व करती है। ये मिथ होता है। तो क्लाइमेट चेंज मिथ भी नहीं है, ये तो अभी रिसेंट फिनोमिना है, 200-300 साल पुराने। तो रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट सम पीपल आर स्टिल डाउटफुल ऑफ द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी डाउटफुल है। वो उनका कहना यह है कि ये क्लाइमेट चेंज में इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो नेचुरल फिनोमिना है, अपने आप हो रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, जितना ईंधन जलाना है जलाओ, जितना वेस्टेज करना है करो, जितने पेड़ काटने काटो। कुछ लोग ऐसे भी हैं। However, scientists agree that urgent action is needed to prevent the worst impacts of climate change. This includes not only reducing emissions but also adapting to the changes that have already occurred. तो यहाँ पर occurred आना चाहिए। देखिए, मेरी पहले ऑप्शन पर नजर पड़ी और मैंने बोल दिया, मैं कोई रट्टा मार के नहीं बैठा हूं, मेरी पहले ऑप्शन पर नजर पड़ी और मैंने बोल दिया, occurred आना चाहिए, that have already occurred। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं भी दिए होते ना तो भी मैं occurred को लगाता, या फिर मैं लगाता happened को। occur और happen सिनोनियम ही है, एक जैसे मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड है।
क्योंकि ये जो सीज है इसका मतलब टू स्टॉप समथिंग। कोई प्रोसेस चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, आपने उसको सीज कर दिया या वो प्रोसेस सीज हो गई, ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस हैं उनको स्टॉप करने की बात नहीं की जा रही है। अकर का मतलब है टू टेक प्लेस, कुछ भी हो गया, कुछ भी अपने आप हो गया। ये पेन मैंने गिराया है, मैंने छोड़ा है, ये मेरा डेलिब्रेट एक्शन है। लेकिन कोई बहुत सारे एक्शन अपने आप ही हो जाते हैं नेचुरली, तो उनको कहते हैं अकरेंस, जो खुद से हो जाए, जो कोई पर्सन जिन्हें कोज ना करे, खुद से हो जाए। टू टेक प्लेस, टू हैपन, टू अकर। तो जो चेंजेस है जो वो हो गए हैं उनको उनसे अडेप्ट करने की बात की जा रही है। स्टेबलाइजिंग भी नहीं आना है, रिवर्सिंग भी नहीं आना है। रिवर्स का मतलब क्या है? किसी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। ये ऐसे है, मैंने इसकी पोजीशन को रिवर्स कर दिया, इसकी निब इधर कर दी, पॉइंट इधर कर दिया। तो किसी की डायरेक्शन को, किसी की पोजीशन को, किसी रिजल्ट को रिवर्स कर देना, टर्न कर देना, चेंज कर देना उसको अपोजिट डायरेक्शन में। रिवर्स का मतलब हो जाएगा टू चेंज द डायरेक्शन, पोजीशन और रिजल्ट ऑफ समथिंग टू द अपोजिट साइड। किसी भी चीज की डायरेक्शन को, उसकी पोजीशन को या उसके रिजल्ट को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर देना, रिवर्स कर देना होता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज का जो रिजल्ट आ गया है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो गया है, उसको रिवर्स करने की बात की जा रही है? नहीं, उसको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो जो क्लाइमेट चेंज हो गए हैं उनसे अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सही वर्ड आना चाहिए आकर। स्टेबलाइज का मतलब टू मेक समथिंग स्टेबल। कोई हिल रहा है, कोई ऐसे हिल रहा है, उसको स्टेबल कर देना, फिक्स कर देना, फर्म कर देना। तो 24 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सिंपल वर्ब है यार, फिर भी इतना खोल के समझा रहा हूं। इसी तरह से ठीक है, सही तरीका है कि आप चीजों को समझे, समझ के करें। समझ के करने से आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल्स। सी वॉल्स लगा दी जाते हैं सी राइजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द। This might involve building sea walls to protect against rising sea levels, planting drought-resistant crops, or developing new technologies to remove carbon from the atmosphere. Ultimately, addressing climate change will require, फिर से यहाँ पर कोई नाउन लगाना है, effort from individuals, governments, and business around the world. Solitary का मतलब क्या है? Solitary का मतलब है alone, without any other. Without any other, without others। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं तो मैं अकेले ही तो हूं, तो ये मेरा सोलिटरी एक्ट है। यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं है, स्टूडियो में मैं अकेला हूं, ये है मेरा सोलिटरी एक्ट। तो सोलिटरी का मतलब है विदाउट अदर्स। इंडिविजुअल का मतलब भी अकेले ही है, एक ही पर्सन को, तो एक ही पर्सन, एक ही थिंग को तो रिफर करता है इंडिविजुअल। सेपरेट का मतलब भी दूसरों से अलग ही है, अपार्ट। ये मैं हूं, ये आप है। मैं यहां काम कर रहा हूं, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से सेपरेट ही हैं। तो यहाँ पर ये जो एफर्ट लगाए जाने हैं, ये सोलिटरी एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट है, सेपरेट एफर्ट है या ज्वाइंट एफर्ट है? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ज्वाइंट एफर्ट की। ज्वाइंट एफर्ट मतलब जो दो या ज्यादा लोग मिलकर एक साथ लगाएं। यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल पर्सन्स की, गवर्नमेंट्स की, बिजनेसेस की। अगर ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे तो जो एफर्ट होगा वो ज्वाइंट एफर्ट ही तो होगा। 25 का फोर्थ ऑप्शन आसान कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन कितना भी आसान हो, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो आप फंसेंगे, आप गड़बड़ कर देंगे। ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। इसी तरह से घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरे क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, हम जल्दी 2023 वाले खत्म कर लेंगे, 2024 वाले शुरू करेंगे। इसी तरह से हम फिर 2025 वाले करवाएंगे। इसी तरह से आगे के ईयर टू ईयर ये चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इसी तरह से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।